नमस्कार। आज हम एक ऐसी शानदार प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे ग्रह पर लगभग हर जीवन को शक्ति देती है। ये एक ऐसा जादू है जो हर पल हर हरी पत्ती में हो रहा है। तो चलिए इसके रहस्यों को उजागर करते हैं। कभी इस बारे में सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक हजारों किलो के विशाल पेड़ में बदल जाता है? मतलब ये सारा वजन, इतनी सारी लकड़ी, शाखाएं, पत्तियां, ये सब आता कहाँ से है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में पहला जवाब आता है मिट्टी से। पर क्या ये सच है? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। एक पेड़ का ज्यादातर वजन असल में हवा से आता है। जी हाँ, हवा में मौजूद एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड से। पौधे सचमुच हवा से खुद को बनाते हैं और ये सब होता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस नाम की एक अविश्वसनीय प्रक्रिया के जरिए। तो चलिए पहले इस प्रक्रिया की एक बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सिर्फ पौधों के बारे में नहीं है, ये हमारे पूरे ग्रह के लिए एक बुनियादी, एक फंडामेंटल प्रोसेस है। तो आखिर ये प्रकाश संश्लेषण है क्या? देखिए, अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे पौधे सूरज की रोशनी को अपने भोजन में बदलते हैं। इसके लिए वो 3 मुख्य चीजों का इस्तेमाल करते हैं: सूरज की रोशनी से मिली ऊर्जा, जड़ों से मिला पानी और हवा से मिली कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों को मिलाकर वो बनाते हैं चीनी, जो उनके लिए एनर्जी का सोर्स है। यहाँ पर इस प्रक्रिया का केमिकल फॉर्मूला है। अब ये देखने में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन इसे एक रेसिपी की तरह सोचिए। बाईं ओर है हमारी सामग्री, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 पानी के अणु, और इन पर पड़ती है सूरज की रोशनी। और दाईं ओर है हमारे तैयार उत्पाद, ग्लूकोज यानी चीनी और 6 ऑक्सीजन के अणु। और हाँ, ये वही ऑक्सीजन है जिसमें हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो हमने बड़ी तस्वीर तो देख ली, अब जरा और करीब से देखते हैं, जूम इन करते हैं और समझते हैं कि ये सब होता कहाँ है। बस कल्पना कीजिए कि हर पत्ते के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री चल रही है। इस फैक्ट्री का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये पौधे की कोशिकाओं यानी सेल्स के अंदर एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और यहीं पर सारा एक्शन होता है। क्लोरोप्लास्ट में एक हरा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है और इसी की वजह से हमें पौधे हरे दिखाई देते हैं। अब इस फैक्ट्री के भी अलग अलग हिस्से हैं और हर एक का अपना खास काम है। बाहरी और भीतरी झिल्लियां फैक्ट्री की दीवारों की तरह हैं जो इसे बचाती हैं। अंदर थाइलोकॉइड्स हैं जो सोलर पैनल्स की तरह काम करते हैं और सूरज की ऊर्जा को पकड़ते हैं। ये थाइलोकॉइड्स ग्राना नाम के ढेरों में जमे होते हैं और इन सब के चारों ओर जो तरल पदार्थ है वो है स्ट्रोमा, यानी फैक्ट्री का मेन असेंबली फ्लोर, जहां असल में चीनी बनती। ये फैक्ट्री आप कह सकते हैं कि 2 मुख्य शिफ्ट में काम करती है। पहली शिफ्ट या पहला चरण पूरी तरह से प्रकाश पर निर्भर है। इसे सीधे सूरज की रोशनी चाहिए और ये होता है सोलर पैनल्स यानी थाइलाकॉइड्स में। जो दूसरी शिफ्ट है वो प्रकाश से स्वतंत्र है और ये असेंबली फ्लोर यानी स्ट्रोमा में होती है। आइए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो फैक्ट्री के दिन की शुरुआत होती है ऊर्जा इकट्ठा करने से। ये जो पहला चरण है ये पूरी तरह से सूरज की रोशनी को पकड़ने और उसे काम की ऊर्जा में बदलने के बारे में है। तो होता ये है कि थाइलाकॉइड्स में मौजूद क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है। इस ऊर्जा से पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। ऑक्सीजन तो एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे पौधा हवा में छोड़ देता है, और जो सूरज की ऊर्जा पकड़ी गई थी उसे 2 खास एनर्जी पैकेट्स में स्टोर कर दिया जाता है, ATP और NADPH। इन्हें फैक्ट्री की रिचार्जेबल बैटरी की तरह सोचिए जो अब अगले चरण को पावर देंगी। चलिए, अब जब फैक्ट्री की बैटरियां पूरी तरह चार्ज हो चुकी हैं तो असली काम शुरू होता है, चीनी बनाने का। अब हम चलते हैं असेंबली लाइन पर। ये सब होता है स्ट्रोमा में, यानी फैक्ट्री के मेन फ्लोर पर। यहाँ पहले चरण में चार्ज हुई ATP और NADPH बैटरियों का इस्तेमाल होता है। इनकी ऊर्जा से हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को चीनी में बदला जाता है। इस पूरी असेंबली लाइन प्रक्रिया को केल्विन साइकिल कहते हैं। इस असेंबली लाइन का सबसे महत्वपूर्ण वर्कर एक एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को। इसका काम है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को पकड़ना और उसे केल्विन साइकिल में डालना। और मजे की बात यह है कि रूबिस्को हमारे ग्रह पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रक्रिया जीवन के लिए कितनी जरूरी है। अच्छा, तो ये केल्विन साइकिल 3 मुख्य स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले
फिक्सेशन, जिसमें रुबिस को हवा से एक CO2 को पकड़ता है। दूसरा स्टेप है रिडक्शन, जिसमें ATP और NADPH की एनर्जी का इस्तेमाल करके उस अणु को एक साधारण चीनी में बदल दिया जाता है। और तीसरा रीजेनरेशन, जिसमें साइकिल खुद को रीसेट करता है ताकि ये प्रक्रिया बार बार चलती रहे। तो ये जो हमने देखा, ये था स्टैंडर्ड मॉडल। लेकिन क्या होता है जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी या सूखा? खैर, प्रकृति के पास इसके लिए भी कुछ बहुत ही चतुर समाधान हैं। पौधों के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा होती है, खासकर गर्म और सूखे मौसम में। उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, को खोलना पड़ता है। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो बहुत सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और गर्मी में एक और दिक्कत होती है, जिसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इसमें होता ये है कि रूबिस को कंफ्यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह गलती से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। ये एक बहुत ही बेकार प्रक्रिया है। इससे पौधे की ऊर्जा बर्बाद होती है और चीनी बनाने की उसकी क्षमता भी घट जाती है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए पौधों ने 3 अलग-अलग रणनीतियां विकसित की हैं। ज्यादातर पौधे, जैसे गेहूं और चावल, C3 पौधे कहलाते हैं। ये ठंडे और नम मौसम में अच्छे से काम करते हैं। फिर आते हैं C4 पौधे, जैसे मक्का और गन्ना, जो गर्मी के लिए खास तौर पर अनुकूलित हैं। और आखिर में है CAM पौधे, जैसे कैक्टस और अनानास, जो बहुत ज्यादा सूखे हालातों के माहिर। तो ये रणनीतियां काम कैसे करती हैं? C4 पौधे क्या करते हैं कि वो CO2 को खास कोशिकाओं में पंप करते हैं, जहां रुबिस को ऑक्सीजन से दूर रहता है। ये जगह के आधार पर एक समाधान है। CAM पौधे तो और भी ज्यादा चतुर हैं। वो अपने छिद्र सिर्फ रात में खोलते हैं, जब मौसम ठंडा होता है, और तब CO2 जमा कर लेते हैं। फिर दिन में छिद्र बंद रखकर उसी जमा किए हुए CO2 का इस्तेमाल करते हैं। ये समय के आधार पर एक समाधान है। और समय पर आधारित ये रणनीति इतनी असरदार है कि CA पौधे अपने C3 साथियों के मुकाबले 3 से 6 गुना कम पानी खोते हैं। यही वजह है कि वो दुनिया के सबसे कठोर और सूखे वातावरण में भी जिंदा रह पाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज जब हम सब जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं, जब दुनिया गर्म और सूखी हो रही है, तो इन अलग-अलग रणनीतियों का क्या मतलब है? भविष्य में किन पौधों के पास जिंदा रहने और फलने फूलने का बेहतर मौका होगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना